साल था 1900। जगह थी कुमाऊं की पहाड़ियां। एक बाघिन ने वो कहर ढाया जो आज तक रिकॉर्ड में सबसे खतरनाक माना जाता है। 436 इंसानों की मौत, पूरे गांव खाली और प्रशासन तक लाचार। एक बाघिन जिसने इंसानों को शिकार बनाया, न जंगल में न खेतों में। ये मौत आती थी गांव की गलियों तक। उत्तराखंड से लेकर नेपाल तक 436 जाने उस नरभक्षी के पंजों में चली गई। कुछ कहानियां समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियां इतनी खौफनाक होती हैं कि सदियों बाद भी उनका नाम डर पैदा करता है। यह है चंपावत की नरभक्षी बाघिन की कहानी। एक इतिहास, एक चेतावनी और एक मिशन, जिस पर निकला एक अंग्रेज शिकारी। आखिर कौन था वो बहादुर शिकारी जिसने इस डरावनी कहानी का अंत किया? आखिर क्या वजह थी कि ये बाघिन इंसानों का शिकार करने लगी? चलिए चलते हैं 1900 के दशक की उन पहाड़ियों में, जहां इंसानों और मौत के बीच बस एक बाघिन की दहाड़ का फासला था। जिम कॉर्बेट साहब कहते हैं कि जब मैंने पहली बार इस बाघ के बारे में सुना, उस वक्त मैं एडी नॉवेल्स के साथ मलानी में शिकार पर था। बाद में इसी बाघ को औपचारिक रूप से चंपावत का नरभक्षी कहा गया। एडी नॉवेल्स, जिसे बहुत समय तक इस इलाके में एक उच्च कोटि का खिलाड़ी और शिकार के किस्सों के कभी न खत्म होने वाले भंडार के रूप में याद किया जाता है। वे उन बहुत थोड़े से भाग्यशाली व्यक्तियों में से थे जिनके पास जीवन की प्रत्येक वस्तु उत्तम कोटि की थी। उनकी राइफल के अचूक निशाने और मारक शक्ति का कोई जोड़ नहीं था। उनका एक भाई भारत का सबसे अच्छा निशानेबाज था, तो दूसरा भाई सेना में सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी था। इसके साथ एडी का एक साला भी था, जो उस वक्त दुनिया का सबसे अच्छा शिकारी था। एडी नॉवेल्स के साथ मलानी में शिकार करते हुए जिम कॉर्बेट साहब को यह पता चला कि सरकार ने चंपावत के नरभक्षी को मारने का जिम्मा एडी के साले को सौंपा है। उस वक्त मैंने सोच लिया था कि अब पशु की गतिविधियों की सीमा तय हो चुकी है, लेकिन न जाने क्यों बाघ को मारा नहीं जा सका। सरकार को इस बात से बहुत चिंता हो रही थी। लगभग 4 वर्ष के बीत जाने के पश्चात भी जब ये मारा नहीं जा सका था और मैं नैनीताल गया था, तो मैंने देखा कि उस वक्त इस बाघ को मारने के लिए इनाम घोषित हो रहे थे। विशेष शिकारियों को बुलाकर नौकरियां दी जा रही थी। इतने कदम उठाने पर भी मनुष्यों की हत्या की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ये बाघिन अब तक पूर्ण रूप से नरभक्षी हो चुकी थी और कुमाऊं में आ पहुंची थी। इससे पहले वह नेपाल में 200 लोगों को मार चुकी थी। वहां से हथियारबंद नेपालियों ने उसे कुमाऊं की ओर भगा दिया था। यहाँ पर भी उसने 4 साल में संख्या 234 तक पहुंचा दी थी भारत में। जब मैं नैनीताल पहुंचा तो स्थिति यह थी। मेरे नैनीताल पहुंचते ही वहां के कमिश्नर बर्थेड मेरे घर आए। उन्होंने मुझे बाघिन के बारे में बताया। उसके कारण वे बहुत ज्यादा तनाव में थे। उन्होंने मुझसे वादा लिया कि अगला मनुष्य मारे जाने के बाद तुरंत मैं चंपावत के लिए रवाना हो जाऊंगा। लेकिन उनके सामने मैंने 2 शर्तें रखी। पहली कि सरकार इनाम की राशि खारिज कर दे, जो इनाम घोषित किए गए हैं उन्हें वापस ले ले, और दूसरी शर्त कि अल्मोड़ा से आए हुए विशेष शिकारियों को वापस बुला लिए जाए। इन 2 शर्तों के पीछे मेरा कारण था कि मुझे इनाम का लोभी ना समझा जाए, और दूसरी शर्त बाकी शिकारियों को जंगल से निकालने का यह मतलब था कि कहीं मैं ही उनकी गोलियों का शिकार ना हो जाऊं। क्योंकि जंगल में जब शिकारी शिकार के लिए जाता है तो वो आहट पर गोलियां चलाता है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आहट पाकर
दूसरे शिकारी मुझ पर गोलियां न चला दे। यही कारण था कि मैंने डिप्टी कमिश्नर बर्थहेड से यह वादा लिया कि ये 2 शर्तें मान ली जाएं। आखिरकार मेरी दोनों शर्तें मान ली गई। 1 सप्ताह बाद बर्थहेड सुबह सुबह मेरे पास आए और बताया कि पिछली रात एक स्त्री को देवीधुरा और धूना घाट के बीच स्थित पाली गांव में नरभक्षी बाघ ने मार डाला है। मुझे अनुमान था कि मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, इसलिए अपनी कैंप किट उठाने के लिए मैंने 6 लोगों को साथ में ले लिया था। नाश्ते के बाद हम चल पड़े। धारी तक 17 मील का पहला दिन था। अगले दिन सुबह सुबह मोरनला पर खा पी कर हमने देवीधुरा पर रात गुजारी और शाम तक पाली पहुंचे। स्त्री के मरने के 5 दिन बाद गांव के लगभग 50 स्त्रियां, पुरुष और बच्चे आतंक में थे। जब मैं पहुंचा तो सूरज अभी डूबा नहीं था, परंतु सारा गांव द्वार बंद करके घरों के अंदर कैद था। मेरे आदमियों ने आंगन में आग लगाई और हमने चाय बनानी शुरू की। मैं चाय पी रहा था तो देखा कोई दरवाजा खुला और डरे डरे से कुछ लोग बाहर को निकले। मुझे बताया गया कि पिछले 5 दिन से किसी ने घर की दहलीज नहीं लागी थी। आंगन की गंदगी ने इस बात की पुष्टि की थी। लोगों के पास भोजन समाप्त हो रहा था। यदि यह बाघ मारा या भगाया न गया तो वे सब भूखे मारे जाएंगे। बाघ अब भी आसपास था, ये तो निश्चित था। 3 रातों से वो सड़कों पर गर्जना करता सुना गया था। सड़क घरों से केवल 100 गज की दूरी पर थी। उसी दिन वो गांव की ढलान पर जुताई वाले खेत में देखा गया था। गांव के मुखिया बड़े प्यार से मुझे एक कमरा दे दिए। चूंकि हम 8 लोग थे और एक कमरे में सबका रहना कठिन था, फिर उस कमरे का एकमात्र द्वार उस गंदगी भरे आंगन में खुलता था। मैंने बाहर खुले में सोना मंजूर। रात को बहुत हल्का भोजन करके मैंने देखा कि मेरे सारे आदमी दरवाजा बंद कर सो गए हैं। मैं भी सड़क के किनारे एक पेड़ पर टेक लगाकर निशाना साध कर बैठ गया। गांव वालों ने कहा था कि बाघ को रात में सड़क के किनारे चहलकदमी करने की आदत है। पूनम की रात थी। मैंने सोचा आज मैं उसका शिकार कर ही लूंगा, यदि मैंने उसे देख लिया तो। जंगल में मैंने बहुत सी रातें काटी थी शिकार का खेल खेलने के लिए, परंतु यह पहली बार थी कि मैं किसी नरभक्षी की खोज में निकला था। मेरे ठीक सामने की सड़क चांदनी की किरणों से नहाई हुई थी, परंतु मेरे दाएं बाएं ऊंचे पेड़ होने के कारण उनके घने साए तेज हवा में झूल रहे थे। हिलते हुए सायों में मुझे एक दर्जन बाघ मेरी ओर बढ़ते हुए दिख रहे थे। उस समय अपने ऊपर अफसोस हुआ कि मैंने अपने को नरभक्षियों की दया पर क्यों छोड़ दिया। गांव की ओर लौटने का साहस अब मुझ में नहीं था। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं इतना डर गया था कि जानबूझकर लिया हुआ काम पूरा करना असंभव लग रहा था। मेरे दांत किटकिटा रहे थे, कुछ डर से और कुछ ठंड से। मैं सारी रात सर्दी में बैठा था। बर्फीली पहाड़ियों पर सुरमई भोर उतर रही थी। मैंने अपने घुटने मोड़कर सिर पर टिका लिया। 1 घंटे बाद जब मेरे आदमी मुझे खोजते हुए आए तो मैं गहरी नींद में सो रहा था। मैंने किसी बाघ को ना तो देखा और ना ही सुना था। गांव में पहुंचकर मैं अपने साथियों को ढूंढने लगा। वे हैरान थे कि मैं जीवित कैसे बच गया। मैं चाहता था कि वे मुझे उन घरों पर ले जाएं जहां के सदस्य समय समय पर मारे गए थे इस नरभक्षी बाघिन के हाथों, परंतु उनमें से कोई भी इस बात पर राजी नहीं था। मुझे उन्होंने आंगन से ही उस दिशा की ओर संकेत करके दिखा दिया जहां बाघ ने लोगों की हत्या की थी। जिस हादसे के कारण मैं यहाँ आया था उसकी साक्षी कोई 20 लड़कियां दुर्घटना का एक एक विस्तार बताने को उत्सुक थी। लड़कियां एक समूह में मध्याह्न से 2 घंटे पहले अपने पशुओं को भोजन कराने के लिए बांज के पेड़ से पत्ते लेने गई थी। आधा मील चलने के बाद वे पेड़ों पर चढ़कर पत्ते काटने लगी। पीड़िता और 2 लड़कियां घाटी के किनारे वाले पेड़ पर चढ़ गईं।
जरूरत के पत्ते लेकर वह पेड़ से नीचे उतर रही थी। उसी समय एक बाघ चुपचाप सबकी नजरों से बचकर आया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा होकर उस स्त्री के पैरों को पकड़ लिया। स्त्री के हाथ पेड़ की शाखा से छूट गए और वह नीचे की ओर फिसलने लगी। बाघ ने उसे घाटी की ओर खींचा और उसका पैर छोड़ दिया। स्त्री उठने के लिए संघर्ष कर रही थी कि बाघ ने उसे गले से पकड़ लिया। उसको मारने के बाद स्त्री के साथ वो घाटी के दूसरी ओर छलांग लगाकर चली गई। यह सारी दुर्घटना उसी पेड़ पर चढ़ी लड़कियों ने कुछ ही फुट की दूरी से देखी। शेष सारी स्त्रियों ने इस हादसे को आंखों से देखा था। ज्यों ही बाघ और वो स्त्री ओझल हुए, आतंकित स्त्रियां और लड़कियां गांव की ओर भाग गई। गांव के पुरुष दोपहर का खाना खाने घर पर आए हुए थे। सब इकट्ठे हुए और ढोल लेकर या कोई भी धातु का बर्तन लेकर बजाते हुए जंगल की ओर चले गए। पुरुष आगे आगे और स्त्रियां पीछे पीछे। घाटी पर पहुंचकर सबके सामने एक ही प्रश्न था कि अब क्या करें। अभी इस पर विचार हो ही रहा था कि कोई 30 गज की दूरी पर बाघ की गर्जना सुनाई दी। विचार विमर्श तो एक तरफ रह गए। सभी लोग हड़बड़ाहट में पीछे मुड़े और एक साथ गांव की ओर भागे। भगदड़ मच गई। कुछ देर के बाद जाकर सांस में सांस आई। तब शुरू हुआ एक दूसरे पर दोषारोपण। पहले कौन भागा, पहले कौन भागा, क्यों भागा, इतने डरपोक हैं हम। खैर, फिर एक बात पर सब राजी हुए कि यदि हम इतने ही बहादुर हैं तो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तीसरी बार घाटी के पास पहुंच गए। इस बार उनमें से एक बंदूकधारी ने गोली चला दी। गोली की आवाज से बाघ गर्जना करता हुआ झाड़ियों के पीछे से निकल आया। इसके बाद स्त्री के बचाव का अभियान त्याग दिया गया। मैंने बंदूकधारी से पूछा कि उसने झाड़ी के पीछे गोली क्यों नहीं दागी, आकाश की ओर क्यों नहीं चलाई। उसका उत्तर था, बाघ पहले ही चिढ़ गया था। यदि इसे गोली लग जाती तो वो निश्चित रूप से मार डालता। हम सभी गांव वासियों का उससे बचना मुश्किल था। उस दिन की सुबह मैंने 3 घंटे तक गांव के चक्कर लगाए कि शायद कहीं बाघ के पैरों के निशान मिल जाएं। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं बाघ से अचानक सामना न हो जाए। एक स्थान पर घड़े पेड़ों की भरी घाटी में जब मैं झाड़ियों के चक्कर लगा रहा था, कुछ कलगी मुर्गियां फड़फड़ाती हुई झाड़ियों में से निकली तो मुझे लगा मेरे दिल की धड़कन सदा के लिए रुक गई है। मेरी उपस्थिति से गांव वालों का हौसला बढ़ गया था। वे अब निश्चिंत भाव से घूम रहे थे, परंतु अब भी उनमें इतना आत्मविश्वास नहीं आया था कि वे मुझे जंगल में घुमा सके, जबकि यह मेरे लिए आवश्यक था। ये लोग जंगल का चप्पा चप्पा जानते थे, इसीलिए वे चाहते तो मुझे वहां घुमा सकते थे, जहां कम से कम बाघ के पैरों के निशान तो दिख सकते थे। नरभक्षी बाघ था, यह तथ्य था ही, परंतु वह जवान था या वृद्ध, मादा थी या नर, यह उसके पंजों के निशानों से मैं पता कर सकता था। सुबह जल्दी से चाय पीकर मैंने बताया कि मैं अपने आदमियों के लिए मांस लेना चाहता हूं। गांव वालों ने कहा कि जहां मुझे घोराल मिल सके वहां का रास्ता बता दें। मैंने गांव वालों से जब ये बात पूछी तो गांव वालों ने मुझे बताया कि घास से भरी ढलान पर बहुत सारे घोराल मिलने की संभावना है। बहुत से लोग मुझे वह जगह दिखाने के लिए तैयार भी हो गए। मैं अपनी प्रसन्नता जाहिर नहीं होने देना चाहता था। मैंने उनमें से 3 आदमी चुने। मुखिया से कहा कि यदि जैसा कि वे कह रहे हैं उस जगह मुझे अगर घोराल, जो कि एक जंगली बकरी होती है, मिले तो मैं उसका 3 बकरियों का शिकार करूंगा और उनमें से 2 गांव को दे दूंगा और एक अपने सहायकों के लिए रख लूंगा। खैर, मैं उन तीनों गांव वालों को लेकर उस ओर चल पड़ा। सड़क पार करके हम सीधी चढ़ाई वाली पहाड़ी पर चढ़े। हम सब दाएं बाएं बड़ी सतर्कता से देखते हुए जा रहे थे। आधे मील के ढलान पर सामने घाटियां दिखाई देने लगी। घाटियों की संधियों में से दाईं ओर पत्थरों और घास से ढकी ढलान भी दिखाई देने लगी। मैं कुछ क्षणों तक वहां बैठकर ढलान को निहार रहा था।
मैंने अपनी पीठ चीड़ की पेड़ पर टिकाई हुई थी। तभी मुझे पहाड़ी के ऊपर कुछ हरकत दिखाई दी। ये हलचल दोबारा हुई तो मैंने देखा एक घुराल कान फड़फड़ा रहा था। वह घास में खड़ा था और उसका सिर दिखाई दे रहा था। मेरे साथ के लोगों ने अभी उसे देखा नहीं था। अब तक उसका सिर भी पत्तों में घुल मिल गया था। मैं उनको साफ साफ दिखा भी नहीं पा रहा था। उनको सामान्य इशारा देकर मैं उन्हें बैठने और मेरी ओर देखने का निर्देश देकर निशाना साधने लगा। मेरे पास पुरानी मार्टिनी हेनरी राइफल थी। इस शस्त्र में लक्ष्य भेदने की बला की शक्ति थी। फासला चाहे कितना भी हो, यहाँ दूरी 200 गज की थी। मैं चीड़ की जड़ पर सुविधा से राइफल टिकाकर लेट गया और सावधानी से मैंने गोली चला दी। काले कारतूस से निकले धुएं से मेरा दृश्य धूमिल हो गया था। आदमियों ने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ। मेरी गोली या तो पहाड़ से टकरा गई या फिर सूखे पत्तों पर गिर गई। मैंने फिर से राइफल में कारतूस डालकर निशाना साधा। मैंने उसी समय देखा जिस स्थान पर मैंने गोली चलाई थी वहां की घास हिली। घुराल का पिछला भाग दिखाई दिया। जब वो घास से मुक्त हुआ तो पहाड़ी से नीचे लुढ़कने लगा। तीव्र गति से नीचे आकर घास में फंस गया। वहां पहले से लेटे 2 घुराल उठ गए और सबको चेताने के लिए छींक जैसी आवाज निकालनी शुरू कर दी। ये 2 पशु घास में से निकलकर भागते हुए पहाड़ी की ऊपर की ओर चले गए। अब वे मेरे और भी करीब आ गए थे। मैंने प्रतीक्षा की कि बड़े वाले घुराल की गति धीमी हो। उसके सामने आते ही मैंने उसकी पीठ पर गोली दागी। दूसरा वाला जो ही मुड़ा उसके कंधे पर मैंने गोली चला दी। कई बार ऐसे अवसर भी आते हैं जब असंभव को संभव बना लिया जाता है। बहुत ही कष्टकारी स्थिति में लेटकर 60 डिग्री के कोण पर 200 गज की दूरी से निशान लेकर फायर करना 1 लाख में से 1 शॉट के भी सही होने की संभावना नहीं हो सकती है। फिर भी भारी सिक्के की बनी गोली काले बारूद से धकेली जाकर एक बाल भर भी इधर उधर न जाकर सीधे अपने लक्ष्य पर जा टकराई थी। यह अभियान मेरे लिए कई प्रकार की बड़ी सफलता लेकर आया था। पहला लाभ तो यह था कि सभी लोगों को मांस का राशन मिल गया था। दूसरा, मैंने गांव वालों का विश्वास जीत लिया था। सभी जानते हैं कि शिकार के कितनी तरह के किस्से बुने जाते हैं। इन कहानियों की आवृत्ति में कभी आनंद का तत्व फीका नहीं पड़ता है। दोपहर के भोजन के पश्चात गांव के मुखिया आए और मुझसे पूछने लगे कि मुझे साथ के लिए कितने आदमी चाहिए। बहुत सारी उत्साहित भीड़ मेरे समर्थन के लिए मुझे साथ देने के लिए एकत्रित हो चुकी थी। मैंने उस उत्साहित भीड़ में से मैंने अपने वही 2 पुराने साथी निकाले जो मेरे घुराल के शिकार में साथ थे, और कुछ गांव के लोगों को मैंने साथ लिया। वे मुझे उस अभागी स्त्री के घर तक ले गए जिसे बाघ ने अपना शिकार बनाया था। हमारे पहाड़ी लोग अधिकतर हिंदू हैं। वे मृतक का दाह संस्कार करते हैं। जब परिवार का कोई सदस्य शेर का भोजन बन जाता है तो वे शव का कोई भी अवशेष खोजकर उसका संस्कार कर देते हैं। अभी तक उस स्त्री का संस्कार होना बाकी था। परिवार ने मुझे मृतक के शरीर का कोई भी अंश खोजकर लाने की प्रार्थना की। बचपन से ही मैंने जंगल के कुछ संकेतों को देखकर उनकी व्याख्या करने का शौक पाला था। वर्तमान हत्या में मेरे पास उस कांड के साक्षी लोगों के बयान थे, परंतु ऐसे साक्ष्य बहुत बार विश्वसनीय नहीं होते। जंगल में मिलने वाले संकेत जो कुछ हुआ उसके सत्य आलेख होते हैं, यानी कि प्रॉपर एविडेंस। घटना स्थल पर पहुंचकर मैंने अनुमान लगाया कि बाघ सबसे नजर बचाकर वृक्ष तक अचानक पहुंचा कैसे। रास्ता केवल एक ही था। वह वृक्ष से जुड़ी तंग खाई के ऊपर आया होगा। खाई से लगभग 100 गज नीचे उतरकर फिर ऊपर तक पहुंचकर मैंने बाघ के पैरों के निशान देखे। 2 पत्थरों के गिरने से वहां की मिट्टी नर्म थी, इसीलिए निशान साफ दिखाई दे रहे थे।
इसी से मुझे अंदाजा हुआ कि वो अधेड़ अवस्था की एक मादा बाघिन ही थी। उस जगह थोड़ी और जांच पड़ताल करने पर मैंने देखा कि उस पेड़ की एक शाखा पर उस अभागन स्त्री की उखड़ी हुई खाल चिपकी हुई थी, जो शायद उस बाघ के खींचने के दौरान उसके हाथ का मांस या चमड़ा निकलकर उस पेड़ की शाखा पर लटक कर रह गया होगा। तंग घाटी में भी उसके बाघ के साथ संघर्ष के निशान थे। जमीन पर सूखे हुए रक्त की छाप थी। वहां से खून की एक रेखा दूसरे किनारे तक गई हुई थी। वहीं से एक झाड़ी के पीछे बाघिन ने अपने शिकार को खाया था। वहां के लोगों का विश्वास है कि नरभक्षी सिर, हाथ और पैर नहीं खाते हैं, लेकिन ये बात सरासर गलत है। वो पशु अपने शिकार का सारा शरीर खा लेता है, यहाँ तक कि खून से सने हुए कपड़े भी खा जाता है। घटना में हमें शिकार के कपड़े और कुछ हड्डियों के टुकड़े मिले। साथ लाए हुए कपड़े में हमने वो सारी चीजें लपेटकर परिवार को सौंप दिया। अवशेष काफी कम थे, फिर भी संस्कार के लिए काफी थे। चाय पीने के बाद मैं एक और त्रासदी के स्थान पर गया। सरकारी सड़क से गांव को अलग किया गया था। सड़क के उस पार एक आदमी की कुछ एकड़ जमीन थी। सड़क के ऊपर की और उसने एक झोपड़ी बना ली थी। 2 कमरों की उस झोपड़ी में उस आदमी की पत्नी, 4 साल की बेटी और 6 साल का बेटा और 2 बहनें रहती थी। एक दिन दोनों बहनें घास काटने के लिए पहाड़ी पर गई। अचानक बाघिन आ गई और बड़ी बहन को उठाकर ले गई। कुछ 100 गज तक छोटी बहन ने हाथ में दरांती लिए उसे छोड़ दो और मुझे ले जाओ चीखती हुई उसके पीछे भागी। वीरता की इस अविश्वसनीय कार्य को गांव के कई लोगों ने देखा था। बाघिन ने मृत स्त्री को कुछ दूर जाकर जमीन पर डाल दिया और पीछा कर रही स्त्री की ओर मुड़ी। एक भयानक दहाड़ के साथ वो उस बहादुर स्त्री पर झपटी। स्त्री एकदम मुड़ी और पहाड़ी से नीचे भागते हुए सामने गांव के अंदर चली गई। कदाचित वो गांव वालों को वो सब कुछ बताना चाहती थी जो उसने अपनी आंखों के सामने देखा था। स्त्री की अस्पष्ट और असंगत आवाजों के कारण गांव के लोग ये समझ रहे थे कि वो भय और उत्तेजना में है, इसलिए स्पष्ट बोल नहीं पा रहे। गांव वाले शेर को भगाने के लिए तैयार होकर गए थे, परंतु असफल लौटे। लौटने पर ही उन्हें पता चला कि वो वीर स्त्री अपनी वाणी सदा के लिए खो चुकी है। मैं जब झोपड़ी की ओर जा रहा था तो ये कहानी मुझे बताई गई। वहां तक पहुंचा तो वो स्त्री कपड़े धो रही थी। वो पिछले 12 महीनों से गूंगी थी। अभी तो वो सामान्य लग रही थी, बस उसकी आंखों में एक प्रकार की थकान थी। मैंने उसे बताया कि मैं उस बाघिन को शूट करने आया हूं जिसने उसकी बड़ी बहन को मारा था। मैंने दोनों हाथ जोड़े और मेरे पांव छू लिए। मुझे उस समय लगा कि मैं एक ढोंगी हूं। सच यह है कि मैंने बच्ची को मारने का संकल्प करके आया था, परंतु इस पशु के बारे में प्रसिद्ध था कि वह एक इलाके में दूसरी बार शिकार नहीं करता है। उसका कार्य क्षेत्र कई 100 वर्ग मील था। मेरा लक्ष्य पूरा होना उतना ही कठिन था जितना भूसे के ढेर में से सुई को खोजना। मैंने बहुत दिन पहले नैनीताल में ही बहुत सी योजना बनाई थी। पहली योजना पर मैं अमल कर चुका था, पर उस पर दोबारा कोशिश करना सही नहीं था। दूसरी योजनाएं यहाँ आकर आकर्षक नहीं लग रही थी। इसके अतिरिक्त यहाँ कोई परामर्श देने वाला भी नहीं था, क्योंकि कुमाऊं में यह पहला नरभक्षी था। परंतु कुछ तो करना था, इसीलिए मैंने 3 दिन सुबह से शाम तक जंगल में घूमता रहा। गांव वालों ने जहां जहां बाघिन के होने की संभावना बताई, मैं वहां गया। इस कहानी के आगे हुआ यह कि मैं जान गया था कि बाघिन इस क्षेत्र से निकल चुकी है। पाली के निवासियों को निराश करके भी मैं निर्णय लिया
कि मैं 15 मील दूर पाली के पूर्व में चला जाऊंगा। प्रातः उठकर वहां से चल दिया और धूना घाट में जाकर नाश्ता किया। शाम तक मैं चंपावत पहुंच गया। इस क्षेत्र में सड़कें असुरक्षित मानी जाती थी। लोग एक गांव से दूसरे गांव बाजारों में जाने के लिए बड़े समूहों में जाते थे। इसीलिए धूना घाट से चलकर चंपावत तक पहुंचे तो हमारी 8 जन की पार्टी की संख्या लगभग 30 तक जा पहुंची थी। उन लोगों में से 20 लोग ऐसे थे जो 2 महीने पहले चंपावत आए थे। आखिरकार मैं चंपावत पहुंच गया। चंपावत के तहसीलदार को मेरे बारे में अनुशंसा के पत्र दिए गए थे। एक रात वो मेरे डाक बंगले पर आया और अपने परामर्श दिया कि मैं कल ही कुछ मील दूर एक बंगले में रहूं। उस बंगले के आसपास के क्षेत्र में बहुत सारे लोगों को इस नरभक्षी ने मार डाला था। दूसरे दिन सुबह सुबह मैं तहसीलदार के साथ उस बंगले की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर मैं नाश्ता कर रहा था कि 2 आदमियों ने समाचार दिया कि वहां से 10 मील दूर एक गांव में बाघ ने एक गाय को मार डाला। तहसीलदार किसी जरूरी काम की बात करके चला गया। जाते समय रात को आकर मेरे साथ रहने का वादा कर गया। मेरे गाइड पहाड़ी रास्तों पर पैदल चलने के अभ्यासी थे। रास्ता इतना ढलान वाला था, हम लोग बहुत कम समय में लक्ष्य पर पहुंच गए। वहां से मुझे गौशाला में ले जाया गया। मैंने देखा एक सप्ताह भर का बछड़ा तेंदुए ने मारकर आधा खाया हुआ था। उस समय तेंदुए को शूट करने का ना तो मेरे पास समय था और ना ही मेरा कोई इरादा था। मैंने गाइड को इनाम दिया और बंगले की ओर वापस चल पड़ा। तहसीलदार अभी तक पहुंचा नहीं था। अभी दिन के प्रकाश का 1 घंटा बाकी था। मैं चौकीदार के साथ उस जगह पहुंचा जहां उसके अनुसार बाघ पानी पीने आता था। उस स्थान पर झरने का सिरा था। वहीं से सिंचाई के लिए पानी भी लिया जाता था। झरने के आसपास नर्म मिट्टी पर बाघ के पैरों के निशान थे, परंतु वे ताजे नहीं थे। फिर यह भी लगा कि यह निशान बाघ से काफी अलग थे। इसकी परीक्षा मैंने पाली गांव की घाटी में जो बाघ के निशान देखे थे उसके साथ मिलान किया। तब मुझे लगा कि ये कुछ अलग लग रहे हैं। खैर, मैं बंगले पर वापस आया तो तहसीलदार आ चुका था। बरामदे में बैठकर मैंने उसे दिन के अनुभवों को बताया। उसने मेरी भटकन पर अफसोस जताया और उठकर खड़ा हो गया। उसने कहा कि रास्ता लंबा है और इसी समय जाना उचित होगा। मुझे उसके कथन पर काफी हैरानी हुई, क्योंकि दिन में उसने 2 बार मेरे साथ रुकने की बात कही थी। मुझे उसके ना रुकने पर कोई ऐतराज न था, परंतु यहाँ बहुत बड़ा खतरा था। उसने मेरी एक नहीं सुनी। वो बरामदे से नीचे उतरकर अंधेरी रात में निकल गया। उसके पीछे उसका एक सेवक भी धुंधली रोशनी वाली लालटेन लेकर चला गया। मैंने टोपी उतारकर उस बहादुर आदमी का अभिवादन किया। उसके ओझल होने तक मैं खड़ा रहा। फिर मैं अंदर आ गया बंगले के। इस बंगले के बारे में मुझे एक कहानी बतानी है, पर अभी नहीं। शायद इसी वजह से वो तहसीलदार इस बंगले में रात को नहीं रुकना चाहता था। लेकिन वो कहानी फिर कभी बताऊंगा। हाँ, ये कहानी जो है ये नरभक्षी बाघ से जुड़ी हुई कहानी है। प्रकृति के नियमों से परे घटी घटनाओं के साथ इस कहानी की संगति नहीं बैठेगी। तो खैर दोस्तों, चंपावत के नरभक्षी बाघिन की कहानी का पहला पार्ट यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे का पार्ट बहुत जल्द मैं आपको बीच लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ बने रहिए और हमें थोड़ा सा सपोर्ट करिए। हम इसी तरह से जंगल से जुड़ी हुई कहानियां, किस्से आप सबों के बीच लेकर आते रहेंगे।